नमस्कार साथियों, आपका पटेल कॉम्पिटिटिव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 14 तक कि अनुच्छेद 12, 13, 14 किन किन बातों का उल्लेख करते हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान है तथा उन अनुच्छेदों पर न्यायपालिकाओं द्वारा क्या क्या निर्णय दिए गए इत्यादि की जानकारी हमने प्राप्त की। आज के हम इस कक्षा में अनुच्छेद 15 के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। आइए हम अपनी इस मूल अधिकार की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। आज अनुच्छेद 15 संविधान के भाग 3 में क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। सबसे पहले तो जो समानता के अधिकार को और विस्तार देता है। ये विशेष रूप से नागरिकों को भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। किससे भेदभाव की सुरक्षा प्रदान करता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। अगर हम इसको सरल भाषा के रूप में समझें तो अनुच्छेद 15 की जो मूल बात है उसमें अनुच्छेद 15 एक कहता है कि राज्य, हमने आगे पढ़ा कि राज्य में किन किन संस्थानों, किन किन सरकारों, किन किन प्राधिकरणों को शामिल किया जाता है। तो राज्य भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उदाहरण के रूप में देखें तो सरकार जो होती है किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को नौकरी या स्कूल में प्रवेश से नहीं रोक सकती, जो इसका एक उदाहरण है अनुच्छेद 15(1) का। अनुच्छेद 15 2 जो कहता है, कोई नागरिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जैसे होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, पार्क, कुआं, तालाब, सड़क आदि पर उपरोक्त आधारों पर किसी को प्रवेश या उपयोग से वंचित नहीं कर सकता। वंचित नहीं कर सकता। कौन से उपरोक्त आधार? जन्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर। तो आपको प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता या उपयोग करने से वंचित नहीं कर सकता आपको। इसका मतलब हम देखें, अगर कोई व्यक्ति होटल किसी जाति या धर्म के व्यक्ति को मना नहीं कर सकता प्रवेश करने से। तो विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। लेकिन आगे में इसमें एक अपवाद भी है कि संविधान के कुछ ऐसे विशेष वर्गों को सहायता हेतु अनुमति भी देता है, विशेष जो प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 15(3) प्रमुख है। इसमें राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। उदाहरण के लिए कई राज्य सरकारें महिलाओं के लिए निःशुल्क या परिवहन की सुविधा प्रदान करती है या पुरुषों की तुलना में उनका जो किराया होता है वो आधा करती है। लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं निकालती है। तो ये सब जो उदाहरण है वो विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 15(3) के तहत, जिसमें कहता है राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। आगे हम अनुच्छेद 15(4) को देखें तो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। इसके उदाहरण के रूप में देखें कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कॉलेजों में आरक्षण। यह प्रावधान 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में जो संविधान संशोधन वाला वीडियो है उसमें जो पहला संविधान संशोधन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय, एक तो मूल अधिकारों में संशोधन था, दूसरा उसका मुख्य बिंदु था 9वीं अनुसूची का जोड़ा जाना, जिसमें भूमि सुधार और संबंधित कानूनों को उसमें शामिल किया था, उसकी न्यायिक समीक्षा से परे रखा था। तो ये अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(5) हमें यह कहता है
कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थान में पिछड़े वर्गों एससी एसटी के लिए आरक्षण दे सकता है। नोट, ये ध्यान रखने योग्य है कि ये अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थान जो अनुच्छेद 30 के तहत है पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 30 पर अनुच्छेद 15(5) लागू नहीं होता। अनुच्छेद 30 पर अनुच्छेद 15(5) लागू नहीं होता। अनुच्छेद 15(6) के बारे में हम बात करें, इसमें यह कहा गया है कि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। उदाहरण, सामान्य वर्ग में गरीब लोगों को भी अब शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण मिल सकता है। यह प्रावधान जो है 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आइए हम इनको संक्षेप में समझते हैं अनुच्छेद 15 को कि उप अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 15(1) जो कहता है, राज्य जाति, धर्म, लिंग, वचन, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) कहता है, नागरिक सार्वजनिक संस्थानों पर किसी को भेदभाव से वंचित नहीं कर सकता। 15(3) कहता है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है। अनुच्छेद 15(4) कहता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। 15(5) कहता है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की अनुमति सरकारी और कुछ निजी 15(6) में कहता है, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की 10% जो सीमा दी गई है वो अनुच्छेद 15(6) में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है, तो 15(6) ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। आइए अनुच्छेद 16 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 जो है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का ही विस्तार है, ये हमें ध्यान रखना है, जो सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जो है सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 16 है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को सरकारी रोजगार में समान अवसर मिले और कोई भेदभाव न हो। अनुच्छेद 16 की अगर हम सरल व्याख्या के रूप में देखें तो अनुच्छेद 16(1) कहता है कि सभी नागरिकों को किसी सार्वजनिक सरकारी पद या नियुक्ति के संबंध में समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 16(1) कहता है। उदाहरण के रूप में देखें तो केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों के लिए सभी नागरिक पात्र होंगे, चाहे वे किसी जाति, धर्म या क्षेत्र से हो। अनुच्छेद 16(2) के बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उदाहरण के रूप में देखें, कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह किसी विशेष धर्म या जाति का है। विशेष प्रावधान भी है इसमें भी। आरक्षण की अनुमति, सबसे पहले संविधान यह मानता है कि सभी को समान अवसर देने के लिए कुछ वर्गों को विशेष सहायता आरक्षण की जरूरत हो सकती है। यह अनुच्छेद 16 में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है कि संसद राज्य सरकारों को अधिकार दे सकती है कि वे अपने अधीन पदों के लिए स्थानीय निवास की शर्त लागू कर सके। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में केवल स्थानीय निवासी ही विशेष नौकरियों के लिए पात्र होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में जो वैकेंसीज वगैरह निकलती है स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है और वो विशेष नौकरियां उन राज्य के निवासियों के लिए ही होती है। अनुच्छेद 16(4) में देखें तो राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के लिए जो सरकारी सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रखते हैं आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। उदाहरण के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4)(a) क्या कहता है, यह विशेष रूप से एससी और एसटी में पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण की अनुमति देता है। इसे संविधान में जो है 16(4)(a) को 77वें संविधान संशोधन 1995 में द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 16(4)(b) क्या कहता है, आरक्षित पदों में रिक्तियां, बैकलॉग जो वैकेंसी को अगले वर्ष में जोड़ा जा सकता है, उन्हें सामान्य सीमा 50% में नहीं गिना जाएगा। उन्हें सामान्य सीमा 50% में नहीं गिना जाएगा। इसे 81वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 में संविधान में जोड़ा गया 16(4)(b) को। आरक्षित पदों की रिक्तियों मतलब जो बैकलॉग वैकेंसीज को अगले साल में जोड़ा जा सकता है और उन्हें सामान्य सीमा 50% में नहीं गिना जाएगा। अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन है को 10% आरक्षण की अनुमति देता है। इसे 103वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 में 16(6) को जोड़ा गया। महत्वपूर्ण केस जो है इस आर्टिकल से रिलेटेड, इंदिरा साहनी केस 1992, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। बाद में 16(4) जोड़ा गया, जो भी मैंने आपको उपरोक्त उपअनुच्छेदों में बताया। अनुच्छेद 16 का जो संक्षेप में वर्णन है वो है, उसके उपअनुच्छेद 16(1) क्या कहता है? सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। 16(2) धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव वर्जित। 16(3) निवास स्थान के आधार पर कुछ नौकरियों में छूट। 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, SC, ST, OBC के लिए। 16(4)(a) SC, ST में पदोन्नति में आरक्षण। 16(4)(b) रिक्त आरक्षित पदों को अगले सालों में जोड़ा जा सकता है। 16(6) ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। अनुच्छेद 17 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 17 कहता क्या है? सबसे पहले तो अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में एक पूर्ण और ऐतिहासिक अनुच्छेद है, जो भारत में समाज सुधार की दिशा में एक ठोस कदम है। यह अनुच्छेद अछूत प्रथा मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है और उसे कानूनी अपराध घोषित करता है। आर्टिकल 17 की मूल जो भाषा है वो है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका कोई भी रूप अपराध होगा जो कानून द्वारा दंडनीय होगा। सरल शब्दों में इसका अर्थ समझे तो अस्पृश्यता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था किसी अन्य व्यक्ति को छूने से मना नहीं कर सकती या उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो वह एक अपराध, क्राइम माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि अस्पृश्यता है क्या। ये एक सामाजिक बुराई थी जिसमें कुछ जातियों, मुख्यतः दलितों को समाज के दूसरे हिस्सों से अलग और निम्न माना जाता था। उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, कुएं या तालाबों से पानी नहीं भरने दिया जाता था, स्कूल, होटल, सार्वजनिक स्थानों में जाने से रोका जाता था। लेकिन अनुच्छेद 17 ने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त कर दिया। कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ क्या हो सकती है, आइए जानते हैं। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए संसद ने एक विशेष कानून बनाया, सब अत्याचार निवारण अधिनियम, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यह कानून कहता है कि अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी कार्य दंडनीय अपराध है। दोषी व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। दूसरा एक्ट है SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह और भी सख्त कानून है जो SC ST के खिलाफ किसी भी प्रकार के अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है। महत्व क्या इसका हम पढ़ते हैं। यह सामाजिक समानता की दिशा में संविधान की नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारत को एक समानतावादी समाज बनाने की ओर ले जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान में शामिल कराने में विशेष भूमिका निभाई थी। अनुच्छेद 17 की जो विशेषताएं क्या है इसको हम देखते हैं। उद्देश्य इसका क्या था? अस्पृश्यता को समाप्त करना। किस पर लागू? पूरे भारत में। अधिकार किसको? सभी व्यक्तियों को, विशेषकर दलितों को। उल्लंघन पर कानूनी दंड, जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। समर्थन कानून, नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 एंड SC ST एक्ट 1989। आइए अब हम आगे अनुच्छेद 18 को पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार, राइट टू इक्विटी को आगे बढ़ाते हुए जो उपाधियों पर रोक लगाता है। किस पर लगाता है रोक? जो टाइटल से उपाधियों पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति कृत्रिम ऊंच नीच के आधार पर समाज में विशेष दर्जा न पा सके। अनुच्छेद 18 की हम अगर सरल व्याख्या करें तो अनुच्छेद 18 को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। अनुच्छेद 18 को 4 भागों में बांट सकते हैं। अनुच्छेद 18(1) क्या कहता है? राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी सिवाय शैक्षणिक और सैन्य उपाधि के। अनुच्छेद 18(1) कहता है
राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी सिवाय शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों के। मतलब इसका यह है कि भारत सरकार किसी को राजा, सर, नवाब, सरदार, रईस, लॉर्ड आदि जैसी कोई उपाधि नहीं दे सकती, लेकिन डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर, कर्नल जैसी शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती है अनुच्छेद 18(1) के तहत। अनुच्छेद 18(2) क्या कहता है कि किसी भारतीय नागरिक को विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 18(2) कहता है किसी नागरिक को, भारतीय नागरिक, कौन सा, अपना भारतीय नागरिक को विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। उदाहरण, कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से नाइट लॉर्ड जैसी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है वह किसी राज्य से कोई उपाधि तभी स्वीकार कर सकता है जब भारत सरकार की अनुमति हो। अनुच्छेद 18(3) कहता है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है वह विदेशी राज्य से कोई उपाधि तभी प्राप्त कर सकता है जब भारत सरकार की अनुमति हो। मतलब कि एक सरकारी अधिकारी को विदेश से सम्मान लेने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है, विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में हैं, विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में हैं, वे भी विदेशी उपाधि तभी स्वीकार कर सकते हैं जब भारत सरकार अनुमति दे। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है इस अनुच्छेद का, भारत को समानता आधारित समाज बनाना, किसी भी व्यक्ति को कृत्रिम श्रेष्ठता न मिले, ब्रिटिश राज में दी गई उपाधियों को समाप्त करना जैसे सर, राय बहादुर, खान बहादुर आदि। तो क्या भारत में सम्मान नहीं मिलते? देखते हैं, भारत सरकार सम्मान देती है, जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ और पद्मश्री। ये उपाधियां नहीं मानी जाती क्योंकि इन्हें नाम के आगे लगाना अनिवार्य नहीं है। ये सिर्फ सम्मान है और इनसे कोई विशेष कानूनी अधिकार नहीं मिलता। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा है कि ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। संक्षिप्त में अनुच्छेद 18 को देखें तो इन 18वें अनुच्छेद में जो उसके उपबंध है अर्थात उप अनुच्छेद है, उनमें क्या प्रावधान किए गए हैं उन पर हम एक संक्षिप्त में नजर डालें तो अनुच्छेद 18(1) जो कहता है भारत सरकार उपाधि नहीं दे सकती शैक्षणिक और सैन्य को छोड़कर। अनुच्छेद 18(2) कहता है नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। 18(3) कहता है सरकारी कर्मचारी विदेशी उपाधि तभी ले जब भारत सरकार अनुमति दे। 18(4) कहता है विदेशी व्यक्ति मतलब सरकारी सेवा में विदेशी उपाधि तभी ले जब सरकार अनुमति दे। तो आज हमने अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 18 तक पढ़ा इस कक्षा में। आगे के जो अनुच्छेद 19 से लेकर 32 तक की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।